लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको मैंने दिए हैं, इसमें से एक्सेप्शन भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो फिर भी अब एक बार आप ट्राई कर लीजिए। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेम क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर, दैट इज पैरा और डायमैग्नेटिक। अगर वो पैरा एंड इफ द पैरामैग्नेटिक फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एस। तो आपका ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए क्वेश्चन नोट करके। एटॉमिक नंबर आई होप आपको पता होंगे। यहाँ पर आयरन का 26 है, कॉपर 29, कोबाल्ट। इफ यू टेक एटॉमिक नंबर रिक्वायर्ड ऑफ एलिमेंट्स, आयरन 26, कॉपर 29, कोबाल्ट 27, निकल 28 और गोल्ड। गोल्ड यहाँ पे क्या है, निकल, कॉपर एंड गोल्ड, सॉरी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर इन सेम ग्रुप। मीन्स क्या होगा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, n-1 d10 ns1। ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका इन सारे एलिमेंट्स के लिए, आउटर मोस्ट शेल के लिए। तो आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, नहीं हिंट नहीं दूंगा, आप पहले ट्राई कर लीजिए फिर हिंट दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो अगर नहीं हो पाएंगे तो टेंशन नहीं है, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लोगे तो आपके लिए याद करना उनको इजी रहेगा और आपको एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर्स को। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट आंसर नाउ। देखो पहला एग्जांपल दिया है FeCO5 का। इसमें क्या होता है, FeCO5 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फोर्स पर याद क्या होगा, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन एटम में होता है आर्गन 3d6 4s2। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, 3d6 मींस ऐसे होगा 3d6 और यहाँ पे 4s2 है, आगे तो खैर खाली होगा 4p 4d सॉरी 4p 4s 3d, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे आप। यहाँ पे कैसे पेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होगा, यहां से एक पेयर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से कराएंगे और एक पेयर यहां से कर लेगा आपस में ही। 4p तो खैर खाली था। अब क्या होगा, पेयरिंग होने के बाद एक d खाली हो जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सब मिला के। तो अभी लिगेंड कितने हैं, 5 लिगेंड्स होंगे, तो हमको 5 लिगेंड यूज करेंगे, ये वाले 5 ऑर्बिटल्स को। CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। हो गया, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन, एक D है अंदर वाला, S और P3, तो DsP3 हुआ इसमें हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री बिकम ट्रायंगल बाइपिरामिडल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो बाय नेचर डायामैग्नेटिक। क्या हुआ इसका मैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा पहला वाला। अगला क्या है, CuCl4 3-, यहां पे क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस केस में, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसमें +2, तो 3d9 आता है कॉन्फ़िगरेशन यहां पर। तो 3d9 में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल होगा नहीं 9 के अंदर, तो उसको मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं कि आपका कॉपर का इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2। +2 का मीनिंग क्या होता है इस केस में, कॉपर एटम में होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, तो पहले 4s खाली होगा, फिर 3d से आपके इलेक्ट्रॉन और एक्सपेल हो जाएंगे इसमें एक, तो क्या बचेगा 3d9। 3d9 में पेयरिंग इसमें पॉसिबल नहीं होता है, और क्या आता है, मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख रहा हूँ, CuCl5 3 नेगेटिव आयन के अंदर, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा कॉपर का, sp3d। ज्योमेट्री आपका रहेगा इस केस में ट्रायंगल बाइपिरामिडल, बट इसमें क्या होता है 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, तो बाय नेचर इट इज पैरा
मैग्नेटिक। तो हमारे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल एक बार में खत्म किया है। अब आते हैं अगला एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, कैसे है उसको समझते हैं एक बार। देखिए यहां पर क्या है, कोबाल्ट NH3 होल 6 2+। इसका एक प्रॉपर्टी है कि इट इन द रिएक्शंस लूज इलेक्ट्रॉन रेडली एंड चेंजेस टू दिस कॉम्प्लेक्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स टेकन हियर इज नॉट वेरी स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, कैन से अनस्टेबल टाइप कंपाउंड। और क्या होता है इन द रिएक्शन, इट लूज इलेक्ट्रॉन रेडली, सो एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो इसका एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके। देखो पहले क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का स्टेट +2 है, तो +2 का मीनिंग क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन में, आर्गन 3d7 रहेगा, 4s खाली हो जाएगा इसमें। अब 3d7 के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अब हम इस केस में फंसे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चाहेगा। तो अगर आपके पास 3d7 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7। अब यहां पर क्या है प्रॉब्लम, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं 3d7 में। अब एट द मैक्स क्या हुआ, केवल एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहां पॉसिबल है, केवल एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहां पॉसिबल है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन यहां पेयर हो पाता है। और यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो जाता है इन हायर 5s ऑर्बिटल। तो क्या होता है, then they will make available 2 vacant d orbitals from same subcell, that is 3d subcell. तो we rewrite the cobalt +2, आप कह सकते ऐसा कैसे हो गया, टेंशन ना लो, आपको मैं ऑलरेडी इसलिए बोल रहा हूं एक्सेप्शन यहाँ पर है थोड़े से। ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पर, 5s के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ अमोनिया मॉलिक्यूल्स विल यूज दीज ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, डेल्टा बॉन्ड आपके सारे ही है। तो यहां पे क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3, ज्योमेट्री आपका रहेगा ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक आपका नेचर है इसमें पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, और म्यू एस इसका जो ऑब्जर्व दिया गया था √3 बोहर मैग्नेटॉन। देखो यहां पर दिया है म्यू ऑब्जर्व इसका √3 बोहर मैग्नेटॉन। It tells कि this complex have 1 electron unpaired, कि इसका जो म्यू एस का वैल्यू ऑब्जर्व आपको दिया है इस केस में, या पता होता है या मिलता है, वो है इसका √3 बोहर मैग्नेटॉन, दैट इज 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। उससे क्या पता चलता है कि उससे ये हमको आइडिया मिलता है कि इस कॉम्प्लेक्स के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब आप समझिए इसमें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड थे। आप कहेंगे ना सर कि जो आउटर वाला डी यूज कर लेते तो कॉम्प्लेक्स कैन बी sp3d2, बट इसका जो म्यू एस या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा उसका, अगर हम अज्यूम करते हो वाला कंसेप्ट तो। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने से क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली। सो होता क्या है, इससे कॉम्प्लेक्स बिकम गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो इसका प्रॉपर्टी था यहाँ पर कि दिस कॉम्प्लेक्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। आप जानते हैं कि भाई रिडॉक्स में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन में द सब्सटेंसेस व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली दे विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, एक अच्छा कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और स्टेबल भी बहुत नहीं होता है,
इट लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली टू कन्वर्ट टू दिस कॉम्प्लेक्स। ये हमने अभी किया था कुछ देर पहले, यहाँ पर क्या था आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज्योमेट्री D2sp3, और ये कॉम्प्लेक्स क्या था डाया मैग्नेटिक। अगर आपको इसका लिखना है ज्योमेट्री तो इसको हटा दीजिए इलेक्ट्रॉन को, खत्म। तो ये बचेगा क्या, दिस बिकम CONH3 होल 6 3+ आयन ज्योमेट्रिकल मींस हाइब्रिडाइजेशन और उसका ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर। ये क्या था कॉम्प्लेक्स डाया मैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, ये स्टेबिलिटी नहीं है, इसको समझाने के लिए लेते हैं ये वाला कंसेप्ट कि एक इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा 5s के अंदर, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली एंड देन दिस मेक द कॉम्प्लेक्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप यहां तक क्लियर आपका हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल टेकन कॉपर कॉम्प्लेक्स। ये भी एग्जांपल एक्सेप्शनल केस है, डिफरेंट बुक में भी इसको डिफरेंटली दे रखा है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, यहाँ पे दोनों आप याद रखेंगे उसको है। देखिए इसमें जो अगला एग्जांपल आता है इस केस में CuNH3 होल 4 2+। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, कोबाल्ट कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जानते हैं, लिखा भी मैंने आपके साइड में था। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो व्हेन इट इज Cu+2 ऑक्सीडेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम में होता है कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s1। आप जानते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल पॉइंट्स एक्सचेंज एनर्जी कांसेप्ट एंड स्टेबिलिटी फुली फील्ड ऑर्बिटल्स कि कॉपर के केस में हमारा ये होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा 3d में, इसको फिल करने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होता है फुली फील्ड ऑर्बिटल्स का, सबसेल्स का, ऐसे केसेस में। अब यहां पर हमको बनाना है कॉपर +2 स्टेट, तो क्या आएगा कॉपर +2 स्टेट में आर्गन 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां 3d9 कॉन्फ़िगरेशन में समस्या क्या है वो देखते हैं एक बार। ये वो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। तो जो लॉजिक कहता है कि 3d9 अगर कॉन्फ़िगरेशन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें पेयरिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है। किससे पेयर करेगा, कोई स्कोप नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के लिए। तो अगर इसमें स्कोप नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के लिए तो क्या होना चाहिए, कॉपर शुड यूज 1 4s and 3 4p ऑर्बिटल्स। मतलब कॉपर में आपका इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था sp3 और ज्योमेट्री होना चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी स्क्वायर प्लेनर। कैसा है कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका है स्क्वायर प्लेनर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली sp3 पॉसिबल नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या होना चाहिए इस केस में, तो अब जो एक हमारा जो थ्योरी हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होगा और कहा जाएगा इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इन द एक्साइटेड स्टेट अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन चला गया हायर सबसेल में, देन कॉपर विल यूज 1d 1s and 2p ऑर्बिटल्स, ये वाले। इससे क्या मिलेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बिकम स्क्वायर प्लेनर। इसमें जो ज्योमेट्री का पार्ट था वो यहां पर एक्सप्लेन हो सकता है इस टाइप के अरेंजमेंट से कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर वो इसके बाद जो बचते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स, उसके अंदर हो जाएगा बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्ड बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे लिगेंड से, और तब इसमें आएगा हाइब्रिडाइजेशन dsp2। इससे हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगा इसमें स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है,
अगर आपने देखा एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन चला गया था हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, वो क्या होगा, उसका एनर्जी हाई हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस आराम से हो सकता है रिएक्शंस के समय। और क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, दिस कॉम्प्लेक्स शुड एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट ऐसा नहीं होता है, इट इज ए हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये हाईली स्टेबल है तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो हेडेक करता है, लॉजिक के नॉट कन्विंस कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला गया, इसका तो एनर्जी हाई हो गया इलेक्ट्रॉन का, और जो भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई होता है उसको रिमूव करना इजी होता है, उसका लॉस करना इजी होगा। और अगर किसी भी कंपाउंड से, सब्सटेंस से हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर सकते हैं इजीली, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बिकम ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जल्दी से, वो क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता है कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक ये मतलब इसमें थोड़ा लोचा है, मतलब समझ सकते हो आप इसमें कि टेंशन है इसको एक्सेप्ट कर पाना। तो एक साइंटिस्ट है हजिन्स, उन्होंने इसका एक दिया है इसका मॉडिफिकेशन। देखिए एग्जाम में आपको अगर मिलता है ऑप्शन, इसको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो नया ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं उसको अगर वो मिलता है तो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। तो जो हमारा अगला आता है, हम उसमें अगला जो आता है एग्जांपल है वो आता है बाय साइंटिस्ट हजिन्स। उन्होंने क्या बोला, मैं यहीं पे इसको करता हूं मॉडिफाई, यहाँ पे एज पर हजिन्स, नॉट एज पर मी। इसमें उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आपको यहां नहीं जाएगा, बट उसके केस में क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन मेटल क्या करता है इस केस में, इसको मिटाई दे रहा हूं, मेटल जो यूज करेगा इस केस में आउटर डी ऑर्बिटल। यहां पे ये 3D है, ये 4s होगा, 4s तो अब तो 3D 9 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पे क्या करते हैं, मेटल विल यूज, सॉरी लिगेंड विल यूज 1s 2p एंड 1d फ्रॉम आउटर सबसेल। इन्होंने बोला है इसके अंदर होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन sp2d, यहां पे भी डी इन्वॉल्व होता है, तो यहां पे भी लेगा ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, बाकी तो पैरामैग्नेटिक रहेगा और म्यू एस का रहेगा वैल्यू √3 ओवर मैग्नेटिक। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने का। तो अगर कोई मीनिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने का, तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां पर यूजलेस है हमारे लिए, कि हाइब्रिडाइजेशन sp2d है कि dsp2 है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है और एक ऑप्शन दिया है sp3 और नहीं हुआ, अगला दिया है dsp2 और ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप उसको टिक कर देंगे dsp2 को। बट अगर एग्जाम के अंदर dsp2 भी है और sp2d भी है, तो इट इज मोर लॉजिकल, मोर अप्रोप्रिएट, तो आप इसको टिक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा अंदर वाले सबशेल के अंदर इन द इनर ऑर्बिटल्स, तो क्या होता है, इसका लॉस तो अब होना इजी नहीं है, और क्या है, कॉम्प्लेक्स विल बी हाईली स्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स विल नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रन रहता है इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी हो जाता है। बट यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आपका 3D के अंदर है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए लिगेंड मेटल के न्यूक्लियस के थ्रू, तो इसका लॉस होना यहाँ पे इजी नहीं होता है। तो ये हमारा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। अब आपको आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, NiDMG वाले में और इनमें
तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NiDMG होल ट्वाइस। यहाँ पे इसका DMG का मीनिंग क्या होता है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आपका लिगेंड है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा इस केस में, क्योंकि लिगेंड पे चार्ज होता है -1 पर लिगेंड। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आपका चार्ज रहता है -1। ऑलरेडी हमने लिगेंड का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे इसमें निकल 2 लिगेंड है तो चार्ज -2 हुआ, तो निकल पे चार्ज +2 हुआ। और इसमें कौन से एटम होंगे इलेक्ट्रॉन डोनर, नाइट्रोजन एटम्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये लिगेंड कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कितना आएगा इसमें मेटल, इसमें लिगेंड का, लिगेंड कैसा है, बाइडेंटेट है, तो कितना हुआ मेटल में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इस केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स आएगा निकल DMG होल ट्वाइस, ये आपका हुआ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे साथ में इसको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन निकल +2 में 2 अनपेड होते हैं, पेयर हो जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री रहेगा स्क्वायर प्लेनर, और कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक। दो इलेक्ट्रॉन डोमेन अनपेड, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा इसमें उसके बाद। तो ये हमारा खत्म होता है एग्जांपल NiDMG होल ट्वाइस। अगला आता है AuCl4। तो Au में क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन, एटम क्या आता है आपका जो भी रहेगा, आउटर मोस्ट में लिखता हूँ खाली यहाँ पर, कॉपर 3D, देन सिल्वर 4D एंड गोल्ड 5D। तो 5D 10 6s1 होता है। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 स्टेट है गोल्ड का यहाँ पर, तो +3 स्टेट में कितना आएगा कॉन्फ़िगरेशन, पहले 6s0 होगा तो 3 बचेगा, 4D 10 8 सॉरी 5D 8 बचेगा। इलेक्ट्रॉन एक गया यहाँ से, 2 जाएगा यहाँ से, तो तब आएगा 5D 8। अब यहाँ पर D8 कॉन्फ़िगरेशन में हैवी मेटल है, फाइव 6 7 8। तो पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुआ इसमें D के अंदर, S और P अभी भी खाली है, तो क्या हुआ, पेयरिंग होने के बाद क्या आपका आएगा नया अरेंजमेंट, ऑल इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड अप, और फिर क्या होगा, आपका जो लिगेंड यहाँ पे यूज करते हैं, सॉरी मेटल विल यूज वैकेंट 1D 1s इन 2p ऑर्बिटल्स। आपका लिगेंड आपका यहाँ पे Cl वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखिए, Cl तो वीक फील्ड लिगेंड है बट मेटल हैवियर है। ध्यान रखो, अगर आपके हैवी मेटल होते हैं स्पेशली 4D और 5D सीरीज के, तो वो क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इवन विद द वीक फील्ड लिगेंड। अगर आपका लिगेंड वीक फील्ड है Cl तो भी इसमें यही बनेगा। तो यहां पर क्या आएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलेंगे हम। ज्योमेट्री क्या होगा इसमें, स्क्वायर प्लेनर, और क्या है इसमें मैग्नेटिक नेचर, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो भाई मैग्नेटिक नेचर डाया मैग्नेटिक। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया एग्जांपल्स। ध्यान रखो हैवी मेटल्स के केस में आपका, जैसे आपका यहाँ पे सिल्वर तो आपको बनाएगा नहीं इसमें 4 नंबर का नॉर्मली, बट आपका पैलेडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो अगर आपके यहाँ पे D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन D8 कॉन्फ़िगरेशन of the metal ions, heavy metals 4D and 5D series elements for 4 coordination number, they all will have a square planar arrangement or DsP2 hybridization। अगर आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन का, 4D 5D सीरीज का, और 4 यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कभी भी क्या है, दे आर नॉट टेट्राहेड्रल, ये क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा इसमें DsP2, ज्योमेट्री इसमें स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो यहां तक खत्म होता है। अब आते हैं एग्जांपल 2 आगे वाले पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ये वाला कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है, ये इसका ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, काफी इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, कि आयरन में क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा
इस केस में एक्चुअली ये बनता कैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, हम जब रिएक्शन करते हैं एक होता है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट में किसके लिए होता है, फॉर नाइट्राइटाइन एंड नाइट्रेटाइन, उसके लिए ये हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट यूज होता है। इसमें होता क्या है कि सोल्यूशन होगा नाइट्रेट का जिसमें हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, और फिर उसमें हम ऐड करते हैं फ्रॉम साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता क्या है, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब हमारा सॉल्ट था एक्वा सॉल्यूशन, उसमें हमने ऐड किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, और फिर उसी सॉल्यूशन में ऐड किया बाहर से सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता क्या है, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स हमारे पास बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका रिएक्शन क्या होता है फॉर्मेशन के लिए, जो लास्ट स्टेप का रिएक्शन है फेरस सल्फेट डॉट 7H2O प्लस NO, तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर FeH2O 5NO सल्फेट प्लस 2H2O। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है कंप्लीट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे आयरन देखा हमने, ये वाला पार्ट खाली। अब यहाँ पर क्या था, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 स्टेट है, फेरस सल्फेट है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है। तो अगर हम सोचें कि इस केस में भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, वाटर क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर क्या है वीक फील्ड, मतलब इट इज ए बॉर्डरलाइन केस। वाटर के साथ में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता है। हाँ, अगर मेटल हैवी है या मेटल में क्या है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, उस केस में पेयरिंग हो सकता है, बट इन जनरल केसेस विद वाटर एज लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता है। तो अगर आपका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 होता तो उस केस में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा व्हेन इट इज आयरन +2 स्टेट, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6, और अगर हमारे पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या हुआ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने चाहिए, वाटर सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तो होगा नहीं। कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, बट इस कॉम्प्लेक्स में μs का वैल्यू ऑब्जर्व है 3.87 बोहर मैग्नेटॉन, दैट इज √15 बोहर मैग्नेटॉन। इसका मीनिंग क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा फॉर्मूला था √n × n+2 = μs इक्वल टू √3.87 मींस दैट इज √15 के आसपास आएगा। तब इसका मीनिंग क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब इसको हम कैसे समझाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे कॉम्प्लेक्स के पास। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और म्यूएस कितना होगा √24 बोहर मैग्नेटॉन, मींस नियरली 5 से कुछ कम रहेगा, अराउंड 4.9 पहुंचेगा। तो बट यहाँ पे 3d9 यहाँ पे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय वन कांसेप्ट कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर। कहने का मीनिंग होता है, इस केस में आयरन +2 और NO में इंटरेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का। NO क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और यहाँ पर इसका कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल भी है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो जाएगा आयरन के पास। तो यहाँ पे क्या बनता है, आयरन बिकम +1 स्टेट और NO बिकम +1 स्टेट, NO बिकम +1 नाइट्रोसिलियम आयन। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। अब क्या हुआ, आयरन में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसमें आता है कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट लिखता हूं आर्गन 3d7। अब अगर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 3d7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे इसमें, इफ आई ड्रॉ ओनली d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, तो इलेक्ट्रॉन बचे 3 अनपेयर्ड। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें अभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 3 होंगे तो उसका मीनिंग क्या है, NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है फ्रीक्वेंटली है कि इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर आयरन व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो कितना होता है, +1 स्टेट होता है। ध्यान रखिए, इसका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्पेशली आपका नीट एग्जाम के लिए। नीट हुआ, कई पे एग्जाम्स हुआ, वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछते रहते हैं।
और आपका जेई मेंस के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब देखो इसमें हाइब्रिडेशन क्या हुआ, इसमें डेफिनेटली वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट होगा, इसका अरेंजमेंट रहेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री आपका रहेगा ऑक्टाहेड्रल, लिगेंड 6 होंगे तो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, यू कैन टेक इन एनी केस 6 लिगेंड होगा, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। ये एक्सपेरिमेंटल आपका ऑब्जर्वेशन है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। यहाँ पे और चीज देखिए, ये फेवर क्यों होता है, क्योंकि एक बार बनेगा NO+, इसमें कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर 3.0। तो अगर हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो NO+ इज मोर स्टेबल देन NO मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 है, तो कंपेयर टू NO+ इज मोर स्टेबल, इसलिए ये ऐसा लॉस होना कॉमन फिनोमेना है। नॉर्मली आपका जब भी लिगेंड होता है NO, इट मोस्टली चेंज टू NO+, इट मोस्टली चेंज टू NO+, इवन तो हमारा स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, बट चेंज होता है NO+ में, क्योंकि उसमें NO+ में होने के बाद इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे, ये भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका नाम होता है कंपाउंड का नाइट्रोप्रोसाइडाइन, कॉमन नेम है इसका, नाइट्रोप्रोसाइडाइन कॉमन नेम है। अगर हम कहते हैं बाहर सोडियम, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयंस। ये आपका टॉपिक आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो आपका ये नाम है साइन का, नाइट्रोप्रोसाइडाइन है। अब इसमें भी आपका डाउट होगा कि सर क्या करेंगे इस केस में, NO+1 है कि NO न्यूट्रल है। इसमें दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी डायामैग्नेटिक। इसका जो ऑब्जर्वेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी डायामैग्नेटिक। अगर ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, उसको समझते हैं। देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है तो आयरन का स्टेट क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, बिकॉज तभी आएगा आर्गन 3d6 होगा, क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम लेंगे NO को न्यूट्रल तो आयरन शुड हैव +3 चार्ज, अगर हम लेंगे NO को +1 तो आपका चार्ज कितना आएगा, NO का आयरन का +2 आएगा। तो अगर हम इसको एज्यूम करते हैं NO को +1 लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि उस केस में आयरन का लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर X 5Cn का, और इसका लिए +1 तो इक्वल टू -2, तो कितना है सॉल्व करने पर इसका वैल्यू +2 स्टेट। अगर आयरन +2 स्टेट में है तभी ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो NO को हम +1 लेंगे और आयरन का भी यहाँ पे स्टेट +2 लेंगे। Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फोर्स कर देगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के बाद क्या आता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कुछ समझ में आ गया है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग कर देगा, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3d6 का मीनिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, दैट मींस दिस कॉम्प्लेक्स बिकम d2sp3 हाइब्रिडाइज, ज्योमेट्री आपका हो जाएगा इसमें ऑक्टाहेड्रल, और क्या है इसका मैग्नेटिक नेचर बिकम डायामैग्नेटिक, ऑलरेडी लिखा है वहां पे डायामैग्नेटिक। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का नेचर है डायामैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा नाइट्रोप्रोसाइडाइन। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, अंडरस्टूड है कि 3d6 में अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर भी देते हैं तो कैसे करें, 3d6 में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा इसमें, एक यहां से पेयर कर दोगे, एक यहां से पेयर कर दोगे, उसके बाद आपका आता है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, then the metal will use 2 d orbitals, 1 s and 3 p orbitals for hybridization। तो इसमें आपको देगा d2sp3 hybridization। लिगेंड में लिखता नहीं हूं, उसके मैं लिगेंड इन एनी सीक्वेंस, यू कैन राइट फर्स्ट NO then 5Ca और राइट एनीवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमारा हाइब्रिडाइजेशन टारगेट था। ये 2 एग्जांपल्स, इनफैक्ट 3 एग्जांपल्स आप याद रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हुआ इस कॉम्प्लेक्स में कि इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि NO का स्टेट +1 रहता है, यहाँ भी NO का स्टेट +1 है। मोस्टली NO
चेंजेस टू +1 स्टेट इन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि एनो अगर चेंज हुआ है प्लस स्टेट में, उस केस में कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। और इसका एविडेंस मिलता है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन से। वो आपको सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, अगर नॉलेज आपको हो जाएगी या क्वेश्चन में कुछ हिंट मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। बट ये आपको दोनों में +1 स्टेट होता है, ये श्योर है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो गए। एग्जाम्पल इतने काफ़ी हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी जो एग्जाम्पल्स हैं, रूल्स सब सेम रहते हैं, उनको अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं डिफेक्ट्स इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के ड्रॉबैक क्या क्या है। नाउ टेक लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपका यहाँ पे हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप आराम से कॉपी करेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ सारा पॉइंट्स। देखिए समझाने को तो ये पॉइंट है कि देखो जो हमने काफ़ी सारा पढ़ा था यहाँ पे इस थ्योरी के बारे में, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, रूल्स पढ़ लिए, हाइब्रिडेशन निकालना पढ़ लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक तो ये पहला कि इस थ्योरी में क्या है, हमने बहुत सारे अजम्पशंस यूज़ करने पड़ते हैं कि इस थ्योरी में क्या है, बहुत सारे अजम्पशंस यूज़ करते हैं। फिर एक होता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, हाउ कैन वी नो। मैंने आपको ट्रिक दे दी है, बट आपको ट्रिक हेल्प करेगी, लेकिन इस थ्योरी में नहीं बताया गया था कि ऐसा क्यों होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, या क्या क्राइटेरिया होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, या ऐसा क्यों होता है कुछ केस में पेयरिंग होता है, कुछ केस में पेयरिंग नहीं होता है। तो डज नॉट डिस्टिंग्विश द लिगेंड्स नेचर कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। और फिर क्यों बनता है, कुछ केस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। सम केसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड सम अदर केसेस दे आर फॉर्मिंग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब वही पेयरिंग क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। पेयरिंग होगा तो बनता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, पेयरिंग ना होगा तो बनते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थ्योरी साइलेंट है। फिर एक होता है कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस कि व्हाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कलर, या कलर का ओरिजिन क्या है, इसके बारे में ये थ्योरी साइलेंट है, नहीं बता पाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्सेस का एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है इसकी हेल्प से, जब तक हमको ना पता हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। हाँ, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, उनसे हम बोल सकते हैं इसके बारे में। फिर आता है कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि कैसे स्टेबिलिटी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थ्योरी ने कुछ नहीं बोला है। एक होता है दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म्स, कि रिएक्शन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के इन्वॉल्व जिनमें होते हैं उनके केस में केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या होगा और उनका मैकेनिज्म क्या होगा ऐसी रिएक्शंस का। थ्योरी वहाँ भी साइलेंट है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ जो आपको लिखने में हेल्प करेंगे, ये आप नोट कर ले सारे पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है कि इफ दिस थ्योरी गिव टू मच स्ट्रेस ऑन द मेटल आयन बट नॉट लिगेंड, इसको आप लास्ट में लिखिए पॉइंट को। इनफैक्ट ये पॉइंट नंबर 8 है, उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट। उसके पहले आप इनको पढ़ लीजिए पॉइंट को। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशंस। इस थ्योरी में बहुत सारे अजम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस फॉर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स फॉर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, कि अगर हमारे पास 4 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर तो उस केस में क्या ज्योमेट्री पॉसिबल होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा, इसके बारे में थ्योरी कुछ नहीं बोल सकती है या बोलती है। अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, कि अगर आपका डिफरेंट डब्ल्यूडीएम पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग दिस कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उनमें क्या क्या शेप के डिफरेंट शेप और डिफरेंट सीएन के लिए कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, थ्योरी साइलेंट है। इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्सेस। अगला पॉइंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट इंटरप्रेट द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, दैट इज कलर, कि कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस, बहुत से कॉम्प्लेक्स में कलर आते हैं तो कलर का रीजन क्या है उसके बारे में भी ये थ्योरी साइलेंट है, कलर के रीजन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाती है।
इट डज नॉट डिस्टिंग्विश द वीक फील्ड लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। आपको मैंने ट्रिक दी थी, आपको पता लग जाता है आराम से उसको देखते हुए, बट इस थ्योरी में ये नहीं बताएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों हुआ, वीक फील्ड लिगेंड क्यों हुआ। अगला आता है इट गिव नो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। अगेन डिपेंड करता है मैग्नेटिक नेचर उसके ऊपर, लिगेंड के नेचर और मेटल के ऊपर। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। एक पॉइंट आपका ये एक्स्ट्रा है, ये आपको मैंने दे दिया है जीके के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखो हमने बोलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, म्यू एस के बारे में, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन साथ साथ अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं एस पी और डी ऑर्बिटल्स में, तो दे आल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर वही पॉइंट लिखा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। इट फेल्स टू एक्सप्लेन फाइनर डिटेल्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज including the magnitude of orbital contribution to magnetic moments. For example, although both tetrahedral, that is sp3, and outer orbital octahedral, that is sp3d2 complexes of cobalt plus 2, इसमें आता है d7 configuration, it has 3 electron unpaired pairing, तो होगा नहीं, तो d7 में क्या होगा 3 electron unpaired, and they should have mu s value 3.87 Bohr magneton. New value should be 3.87 Bohr magneton, but the tetrahedral complex has mu in the range 4.4 to 4.8 and octahedral complex has mu 4.7 to 5.2, दोनों में बढ़ गया। इसका रीजन क्या होता है? Increase in this value of mu is due to contribution of the orbitals. The increase in value of mu is due to orbital contribution towards magnetic moment. बाकी तो पॉइंट मैंने बोल दिया, नंबर ऑफ assumptions इन्वॉल्व है और प्रिडिक्शंस अबाउट द स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा अगर 4 लिगेंड्स होंगे और वी हैव 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमारा थ्योरी खत्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी लेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल की तरह से इस ये थ्योरी बोलती है कि बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, कोवलेंट बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। और आपका जो अगला CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है दैट एक्सप्लेन्स कि द नेचर ऑफ बॉन्डिंग शुड बी आयनिक इन नेचर बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में, और वो हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे ड्रॉबैक्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, उन ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो यहाँ तक टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।